अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे jQuery को। ये जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली है इंट्रोडक्शन टू jQuery कि jQuery होती क्या है और उसके कुछ एग्जांपल, उसके इवेंट्स वगैरह। इसमें सबसे पहले तो हमें देखेंगे कि jQuery असल में होती क्या है। इससे पहले हम जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS कर चुके हैं। jQuery बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी कुछ इस तरह की होती है कि आपकी एक लैंग्वेज में जो कुछ चीज़ें होती हैं आप उनको किसी और समझने, किसी फाइल में या किसी और एक जगह पर आप उन सबको इकट्ठा करके एक नए वे में अगर आप लिख देते हैं तो वो आपकी एक लाइब्रेरी बन जाती है। जैसे कि C++ में जो मैथ की लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर खुद से लिखे हुए मैथ के फंक्शंस हैं, लाइक आपने इसके रूट कैलकुलेट करना है या आपने इस तरह के कोई दूसरे काम करने हैं। जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी है jQuery, अब jQuery के अंदर भी जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस एक नए तरीके से लिखे गए हैं जिनको हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली jQuery इज अ लाइट वेट लेस डू मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। लाइट वेट है ये। लाइट वेट का मतलब है कि इसका जो 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 जावास्क्रिप्ट है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लोड होती हैं और जो jQuery है वो इसकी निस्बतन लाइट वेट होती है। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट लेस डू मोर, कि हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी लंबी लंबी लाइंस लिखनी पड़ती हैं ये काम करने के लिए। लाइक अगर आपको कोई आईडी गेट करना है किसी भी चीज़ का तो आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, लेकिन इसके अंदर आपको वो चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती। इसके अंदर आपको इसका सिंटैक्स जो होता है वो बड़ा स्मार्ट, बड़ा छोटा सा सिंटैक्स होता है, यानी कि आप लेस राइट करते हैं और उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं। jQuery का पर्पस होता है कि किसी जो जावास्क्रिप्ट है उसको अपनी वेबसाइट पे आसान तरीके से प्रेजेंट करना। इसके अलावा जो जावास्क्रिप्ट है उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि आप अगर जो जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं वही सारे काम आप jQuery में भी कर सकते हैं, और लेकिन उसको ज़्यादा इजी वे में कर सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स इसके वही हैं जो फीचर्स हमारे जावास्क्रिप्ट के थे कि HTML और DOM मैनिपुलेशन करता है, यानी कि HTML के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। CSS को हम चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की jQuery की मदद से। HTML के इवेंट मेथड्स होते हैं, यानी कि ऑन क्लिक पे कोई काम होना है या फिर ऑन होवर पे कोई काम होना है, वो सारे काम कर सकते हैं। इफेक्ट्स, एनिमेशन कर सकते हैं। और इसका एक बहुत अहम काम होता है एजेक्स, जो हम आगे जाके देखेंगे एजेक्स क्या होती है। एजेक्स असल में बेसिकली अगर हम इसको शॉर्टली देखें तो एजेक्स होती है कि अगर आप किसी भी पेज को बगैर रिफ्रेश किए कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो एजेक्स की मदद से हो जाता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं jQuery के। अब jQuery इस्तेमाल की क्यों जाती है? जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट की आजकल तो बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज आई हुई हैं, जैसे कि Node.js है और AngularJS है। ये टाइप्स भी हैं, लाइब्रेरीज भी हैं, लेकिन जो jQuery है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेबल है, क्योंकि उसमें बहुत सारा काम हो चुका है और ये एक मेच्योर चीज़ है क्योंकि ये काफ़ी पहले की है। यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट ये बताने वाली है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझ नहीं आती कि jQuery और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है, और ये काफ़ी अहम क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि जावास्क्रिप्ट और jQuery में क्या फंक्शंस होता है। सो स्टूडेंट नॉर्मली jQuery को भी एक लैंग्वेज टाइप समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, लेकिन जो jQuery है वो उसकी लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट, यानी कि उसी की एक्सटेंशन है आगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो कि या बड़ी ऐप्स हैं जो कि jQuery को यूज़ कर रही हैं, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, नेटफ्लिक्स, ये या और भी बहुत सारी। ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पर jQuery का यूज़ हो रहा होता है। क्या jQuery सब ब्राउजर्स पे काम करती है? लाइक जावास्क्रिप्ट जो है वो हर ब्राउज़र पे उतनी एफिशिएंटली काम नहीं करती, जैसे कि कुछ ब्राउज़र्स हैं उस वहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस नहीं चलते, और किसी और ब्राउज़र में वो फंक्शंस चलते हैं लेकिन कोई और डिफरेंट फंक्शंस नहीं चलते। लेकिन jQuery में ऐसा कम देखने में आता है कि jQuery जो है वो क्रॉस ब्राउज़र जो इश्यूज़ होते हैं, यानी कि जो एक ब्राउज़र से दूसरे ब्राउज़र में इश्यूज़ चेंज होते हैं, वो इश्यूज़ जो हैं jQuery की लाइब्रेरी में बहुत कम देखने में आते हैं। तो इसलिए भी ये एक आपका अच्छी वजह है कि जिससे आप jQuery यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपका जो क्लाइंट है, आपका जो वेबसाइट का यूज़र है, वो किस ब्राउज़र को यूज़ कर रहा है आपकी वेबसाइट को यूज़ करने के लिए। अब
jQuery के सिलेक्टर्स आते हैं। जैसे कि हमने CSS के सिलेक्टर्स पढ़े थे कि अगर हमने कोई CSS में हमने कोई एलिमेंट लिखा है और हमने उस एलिमेंट पे कोई क्लास लगानी है, उस एलिमेंट पे हमने कोई उसको बैकग्राउंड देना है, कलर देना है, तो हम नॉर्मली आईडी या क्लास सिलेक्टर की बेस पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी वही सिलेक्टर्स हैं। पहला है एलिमेंट सिलेक्टर, कि आप जस्ट एलिमेंट का नाम लिख के उसको आगे कॉल कर लें। फिर है आईडी सिलेक्टर, क्या आप किसी भी एलिमेंट को, कोई पैराग्राफ है उसको आप कोई आईडी दें और उस आईडी की पे फिर आप काम कर लें। इसी उसका जो सिंबल है वो भी हैश है, जैसे कि हमने CSS में देखा था। क्लास सिलेक्टर भी इसी तरह का एक सिलेक्टर है जिसमें आप कोई क्लास देते हैं और उस क्लास की बेस पे फिर आप आगे काम करवाते हैं। और क्लास सिलेक्टर जो है वो वही जैसे कि CSS में था, डॉट से स्टार्ट होता है। अब jQuery के कुछ इवेंट्स देख लेते हैं, इनका कोड देख लेते हैं कि ये क्या काम करते हैं। इवेंट बेसिकली ट्रिगर होते हैं। जैसे कि पहला इवेंट हमें नजर आ रहा है क्लिक का इवेंट। तो क्लिक का जो इवेंट है वो उस वक्त ट्रिगर होता है जब हम किसी भी एलिमेंट को क्लिक करते हैं। ऐसे DBL डबल क्लिक है, होवर है, माउस लीव है, फोकस है, ब्लर है, एंड देयर आर लोड मोर फंक्शंस जो कि यहाँ पर इवेंट्स जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है। और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि हो सकते हैं, आप ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पहला इवेंट हम देख लेते हैं क्लिक का। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि आपने jQuery का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कैसे करना है, कि jQuery का जो आपने एक कोड लिखना है वो कैसे लिखना है, jQuery की फाइल कहाँ से आएगी, वो कुछ एक दफ़ा देख लें। पहले तो हम अपना XAMPP स्टार्ट करते हैं, या कोई भी आपने XAMPP किया है, WAMP किया है, या अगर आप किसी और सर्वर पे काम कर रहे हैं तो आप उस सर्वर को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर XAMPP सर्वर को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं वो स्टार्ट करूँगा। ऑल्दो ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन क्योंकि आगे PHP में काम करना है तो फिर इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। तो ये आपका स्टार्ट हो गया। अब हम इसकी फाइल में चले जाते हैं। htdocs के फोल्डर में जाएंगे और उसके अंदर एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ WSTS20, इसमें जाएंगे और इसमें एक फोल्डर बनाया हुआ है jQuery का, जिसके अंदर हम सारा jQuery का काम करेंगे। अब आपने jQuery की फाइल डाउनलोड कहाँ से करनी है, आप ब्राउज करेंगे वेबसाइट jQuery.com। ये jQuery की ऑफिशियल वेबसाइट है jQuery.com। आप जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपके पास ये jQuery की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपने jQuery डाउनलोड करनी है यहाँ से फाइल उसकी, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं डाउनलोड jQuery से। अब डाउनलोड के पेज पे जाएंगे और ये कुछ आपको लिंक्स नजर आएंगे। डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery 3.5.1, डाउनलोड द अनकम्प्रेस्ड डेवलपमेंट jQuery 3.5.1। ये 3.5.1 तो इसका वर्जन है। एक कंप्रेस्ड है और एक अनकम्प्रेस्ड। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी डाउनलोड कर लें। कंप्रेस में होता है कि वो सारी जो jQuery लिखी होती है वो कंप्रेस होती है और वो आप उसको जो रीड करना मुश्किल होता है। अनकम्प्रेस में आप उसको इजीली रीडेबल का हो जाती है। तो मैं इसको कंप्रेस कर लेता हूँ डाउनलोड। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ ब्राउजर्स पर डाउनलोड हो जाती है, कुछ पर इस तरह का आपको एक jQuery का जो एक ये फाइल है ये आपको ओपन हो गई है आपके सामने। तो आपने सिंपली इसको Ctrl+S करना है। Ctrl+S से आपकी वो जो ये फाइल है वो सेव हो जाएगी। जैसे कि आप देखेंगे कि ये अब आपसे पूछा है, ये फाइल का नाम आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। अगर आप चेंज करेंगे तो फिर आपको अपने कोड में हर जगह इसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। आप और ना आपने इसकी टाइप चेंज करनी है, आपने इसको सेव कर देना है। ये jQuery की फाइल आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपने ये फाइल यहाँ से कॉपी करनी है और जहाँ पर आपका कोड है वहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। मेरे पास चूँकि पहले से मौजूद है इसलिए रिप्लेस की ऑप्शन आ रही है मेरे पास। अब हम इसका कोड स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ कोड क्योंकि पहले किया हुआ है तो उसी के अंदर मैं आपको इसमें चेंजेस बताता हूँ। फाइल तो आप देख लें, आपने जो jQuery की फाइल है वो आपने रख ली है। आप ये समझें कि सारा जो कोड है वो jQuery का वो इस फाइल के अंदर है। ये फाइल ही आपकी वो फाइल है जो सारी jQuery की पावर है। अब हमारी जो फाइल है, अब आपने जो HTML लिखनी है अपनी फाइल के अंदर, आपने वही HTML का टैग लिखना है। आपने जो हेड का टैग है, हेड के टैग के अंदर आपने ये इसको ऐड करना है अपनी jQuery की फाइल को, ताकि आपकी इस PHP फाइल को पता चले कि jQuery फाइल मेरे साथ अटैच है। आपने लिखना है स्क्रिप्ट का टैग और सोर्स के अंदर आपने उसका नाम लिख देना है। क्योंकि ये फाइल कोड फाइल और
आपकी जो jQuery की फाइल है वो एक ही फोल्डर में है, इसलिए आपको यहाँ पर पाथ नहीं देना। लेकिन अगर ये डिफरेंट फोल्डर्स में होती तो फिर आपको पूरा jQuery की फाइल का जिस फोल्डर में वो है उसका यहाँ पर पाथ देना पड़ता। अब यहाँ पर हम कुछ HTML लिख लेते हैं जिससे आप लोग फैमिलियर भी हैं। HTML में मैंने एक हेडिंग लिखी H1 की, और उसके अंदर मैंने एक लाइन लिखी है दिस इज फर्स्ट jQuery सेशन, और एक स्पैन लगाया है जो कि कवर करता है हमारी इस जो लाइन है उसको। यानी कि स्पैन का मतलब होता है कि ये पोटेंशियली खुद कुछ नहीं करता, यानी कि इसके लगाने से कुछ आता नहीं है, लेकिन ये कवर कर लेता है, एक बाउंड्री बना लेता है एक चीज़ के गिर्द। तो इसने दिस इज फर्स्ट jQuery सेशन के गिर्द एक बाउंड्री बना ली, और स्पैन को मैंने आईडी दे दिया I1, जो कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने एक बटन लगाया है इनपुट टाइप सबमिट, उसको आईडी दिया है I2, और उसमें वैल्यू लिख दी है हाइड मी, यानी कि बटन में लिखा आएगा हाइड मी। इसके बाद मैंने कुछ इस पे जो हमने ये लिखा है दिस इज फर्स्ट jQuery सेशन, इस पे कुछ स्टाइलिंग की है, यानी कि इसका आईडी I1। तो CSS के पार्ट में जो कि स्टाइल का टैग है, स्टाइल का टैग CSS के लिए होता है, इसके अंदर मैंने लिखा है #I1, यानी कि जहाँ जिसका आईडी I1 है ना उस पर ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाए। तो पहली प्रॉपर्टी है कलर ब्लू, यानी कि उसका टेक्स्ट जो है वो ब्लू कलर का हो जाए, बैकग्राउंड कलर उसकी येलो हो जाए, और उसका जो बॉर्डर है वो ग्रीन कलर का डैश्ड बॉर्डर हो जाए, और वो 5 पिक्सल जो है वो थिक बॉर्डर हो। तो ये कुछ मैंने स्टाइलिंग की है। jQuery अप्लाई करने से पहले इसको ज़रा चला कर देख लेते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं कि ये हमें किस तरह का शो होता है। तो लोकल होस्ट 8081 WST S20 का फोल्डर था, उस फोल्डर के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या है। उस फोल्डर के अंदर हमारी jQuery का एक फोल्डर था, और उसके अंदर जो हमारी फाइल इस वक्त मैंने जो ओपन की है वो है jq1.php /jq1.php। तो ये हमने अभी जो HTML लिखी है वो हमारे पास आ गई है कि ये इसका ब्लू कलर का है, बैकग्राउंड येलो है, और ग्रीन कलर का इसका डैश्ड 5 पिक्सल थिक बॉर्डर है, और एक बटन लगा हुआ है हाइड मी जिस पे हमने लिखा है। अब हम एक काम ही करेंगे jQuery से कि हम इस पे क्लिक करेंगे, यानी कि हमने जो फंक्शन लगाना है, जो हमने इवेंट लगाना है वो लगाना है क्लिक का, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्लिक इवेंट को। हमने जो इवेंट लगाना है वो हमने क्लिक का इवेंट लगाना है। तो हम ये चाहते हैं कि इसके क्लिक पे ये जो आप लिखा हुआ है, जो हेडिंग लिखी हुई है, ये हाइड हो जाए, ये रिमूव हो जाए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो आपने इसको आईडीज वगैरह दे दी। तो सबसे पहली चीज़ जो आप jQuery के अंदर करते हैं वो ये लाइन लिखते हैं $, ये अब सिंटैक्स है jQuery का, $, ब्रैकेट में डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और फंक्शन। ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि बाउंड्री ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पर ख़त्म हुआ है। यहाँ पर कुछ जो ब्रैकेट्स हैं उनका इशू आ जाता है, थोड़ा सा सिंटैक्स इशू। आप ये देखेंगे ये जो ब्रैकेट है जो इस वक्त रेड आपको शो हो रही है, ये पैरेंथेसिस ओपन हुई है, और अभी ये क्लोज नहीं हुई थी कि साथ ही आपकी ये जो कर्ली ब्रेस है वो ओपन हो गई है। तो जब इन्होंने क्लोज होना है तो क्लोज होते हुए जो बाद में ओपन हुई है उसने पहले क्लोज होना है। तो आप देखेंगे पहले ये क्लोज होगी, फिर आपकी ये ब्रैकेट क्लोज होगी। तो ये आपकी बाउंड्री है जो कि लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। अब डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का फंक्शन क्या होता है? एक्चुअली ये एक फंक्शन है जिसके अंदर हम सारा jQuery का काम करते हैं। इसको लगाने से होता है कि आपका जितने भी डॉम वगैरह के कंपोनेंट्स होते हैं jQuery उसको रेडी कर देती है। यानी कि आप ये समझ लें कि ये लाइन jQuery को चलने के लिए तैयार करती है। तो इस लाइन के लिखने से jQuery जो होती है वो रेडी हो जाती है, और इसके अंदर हम अपना काम करते हैं। अब इसके अंदर हमने काम ये करना है कि बटन के क्लिक पे हेडिंग को हाइड करना है। तो बटन का आईडी हमने दिया है I2। तो अब हम लिखेंगे $#I2। अब अगर ये जावास्क्रिप्ट होती तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें एक कंप्लीट लाइन लिखनी पड़ती है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डॉट, फिर हम आगे काम करते हैं क्लिक या कुछ भी। लेकिन ये क्योंकि jQuery है, हमने देखा था कि इसमें हम लेस सिंटैक्स में काम कर सकते हैं। तो सिर्फ आपने लिखना है $। ये भी शॉर्ट हो गया क्योंकि इससे पहले jQuery भी लिखा जाता था, jQuery पूरा भी लिखा जाता था, लेकिन दिस इज वन ऑफ द शॉर्ट वे। $#I2। अब जब यानी कि जिसका आईडी I2 है उसको आपने गेट करना है डॉट क्लिक,
कि उसके क्लिक पर काम क्या होगा। काम ये होगा जो आगे फंक्शन में लिखा है, यानी कि आपने डॉट क्लिक पे ये इसकी बाउंड्री है और इसमें काम होगा जो आपने फंक्शन में लिखा है, यानी कि आपने एक फंक्शन बनाया है उसके अंदर आपने ये लिख दिया $#i1 के जिसका आईडी भी i1 है ना, डॉट हाइड उसको हाइड कर दे। और ये होगा कब, ये होगा इस बटन के क्लिक पे, यानी कि जब i2 वाला बटन क्लिक हो तो उसके क्लिक होने पे एक फंक्शन रन होगा और उस फंक्शन के अंदर हमने ये लिखा है कि जो i1 वाला हेडिंग है उसको हाइड कर दो। तो ऐसे करने से हमारा जो वो हेडिंग होगी वो हाइड हो जाएगी। इसको हम रन करते हैं कि जब हाइड मी पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हेडिंग थी वो आपके पास हाइड हो गई, क्योंकि उसके क्लिक पे हमने हाइड का एक फंक्शन ट्रिगर किया हुआ था। इसी फाइल में हम चेंज कर लेते हैं, डबल क्लिक को भी हम कर लेते हैं। उसके लिए हम एक काम भी करते हैं कि एक नया बटन जो है वो लगा लेते हैं। इसको हम आईडी दे देते हैं i3 और उसमें हम आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं डबल क्लिक, और इसमें हम आगे लिख लेते हैं क्लिक, बटन पे जो लिखा जाता है वो। और इसके लिए हम एक अलग फंक्शन बना लेते हैं, यानी कि इस पे हम ये कहते हैं कि जब i2 पे क्लिक जब पहले हुआ था, अब क्योंकि नया बटन आईडी i3 के साथ है तो जब i3 पे अब क्लिक का इवेंट नहीं चलेगा। अब जो इवेंट हमारे पास है वो इवेंट है DBL क्लिक, यानी कि डबल क्लिक का इवेंट है। अब हम चाहते हैं कि सिंगल क्लिक पे ना हो, डबल क्लिक पे काम हो। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डबल क्लिक पे एग्जीक्यूट होती हैं, हमारे डेस्कटॉप के आइकन जो रन होती हैं वो। तो हम अपने कोड में लिख लेते हैं DBL क्लिक, और DBL क्लिक पे भी हम वो जो i1 वाली हेडिंग है उसको हाइड कर रहे हैं। इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास दो फंक्शंस आ गए। क्लिक जब हम करेंगे तो वो जो हाइड वाला फंक्शन है इसको हाइड करेगा, और जब हम डबल क्लिक करेंगे तो वो डबल क्लिक वाला फंक्शन हाइड होगा। यहाँ पर आई गेस कुछ सिंटैक्स इशू है। यस, ये देखें यहाँ पर हमारा कुछ ब्रेसिस का इशू आया है। वो ये इशू आया कि आप कि ये जब मैं इस पे माउस रख रहा हूँ तो इसको रेड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कोई सिंटैक्स का प्रॉब्लम था जो हमने यहाँ पर किया है। वो सिंटैक्स का प्रॉब्लम कुछ यूं था कि अगर हम इसको देखें तो ये ब्रेसिस हैं और ये शायद कुछ एक्स्ट्रा ब्रेसिस लगी हुई हैं हमारे पास। अब ये रन होगा, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो गया, और जब इसको दोबारा रन करेंगे और बिल्कुल नई फॉर्म में आ जाएगा तो इसको एक क्लिक करेंगे तो ये नहीं हुआ, क्योंकि ये जो इवेंट है ये डबल क्लिक का इवेंट है। तो जब इसमें हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने अपना काम जो एक्शन है वो कर लिया। तो इस तरीके से जो हम अपना डबल का और डबल क्लिक का और सिंगल क्लिक का जो वो इवेंट है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने होवर के इवेंट पे। होवर का इवेंट, होवर का मतलब होता है कि जब भी आप किसी चीज़ पर अपना माउस का कर्सर लेकर जाते हैं तो इसको होवर इफेक्ट बोलते हैं। उस पर जो चीज़ लगी होती है वो होवर होती है। और माउस लीव का मतलब होता है कि जब आप माउस वहाँ से हटाते हैं तो जो एक्शन होता है वो हमारा माउस लीव का फंक्शन होता है। तो इन दोनों को अभी हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट फाइल में। इसके लिए एक नेक्स्ट फाइल मैंने अलग से क्रिएट की है। उसमें तो हम सबसे ये देखते हैं कि हम HTML का लिखते हैं। बॉडी के अंदर एक HTML मैंने लिखी है, HTML लिखी है कि एक हेडिंग लिखी है, उसमें लिखी है हैरी पॉटर सीरीज। और फिर H3 में मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स लगाई हैं जिस पर मैंने हैरी पॉटर्स के जो सीजन्स हैं, जो एपिसोड्स हैं, उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। अब उन सबको मैंने क्लास दी है C1, यानी कि क्लास, क्योंकि हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को दे सकते हैं, तो इन सबको मैंने क्लास दी है C1, और ताकि अभी हम उस क्लास पर कोई काम कर सकें। अब करना ये है मुझे कि अगर आप इसको वैसे रन करेंगे, मतलब बगैर कोई जावा jQuery की एक्सटेंशन या jQuery का फंक्शन लगाए बगैर इसको अगर आप रन करेंगे, क्योंकि इस फाइल का नाम है JQ2, तो आप देखेंगे इस तरह से शो होगी। पहली हेडिंग I1 में और बाकी सारी हेडिंग्स आपको I3 में शो हो रही होंगी। अब हम करना ये चाह रहे हैं कि क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं इवेंट होवर का और ऑन माउस लीफ का फंक्शन हम देख रहे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हम किसी भी हेडिंग के ऊपर अपना माउस लेकर जाएं तो उसका कलर हो जाए, उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए उसको। तो अब ये काम मैं सब पे चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने सबको अलग अलग आईडी देने की बजाय सबको एक क्लास दे दी है, कि ताकि हम एक ही उस क्लास पर इवेंट करें और वो सारी क्लासेस जहाँ जहाँ पर भी लगी हैं वहाँ पर वो काम हो जाए। अब उसके लिए हम ये लिखेंगे अपना डॉक्यूमेंट रेडी के फंक्शन के अंदर $.C1। डॉट का मतलब है कि क्लास
को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। C1 क्योंकि मैंने इसको क्लास दी है, तो डॉट C1 डॉट होवर। होवर का मतलब है कि इसके होवर होने पे काम होना चाहिए, डॉट होवर पे फंक्शन चलना चाहिए। ये जो मैंने लिखा है ये वाला फंक्शन चलना चाहिए। अब उस पर करना क्या है, उस पर ये करना है। अब ये लिखा हुआ है कि दिस डॉट CSS, कि आप जिस भी आपके, क्योंकि अब हमें ये नहीं पता कि वो किस वाले पे जाके अपना माउस रखेगा, क्योंकि हमने इसको आईडीज नहीं दी और सबको क्लास एक ही दी है, तो इसलिए उसके लिए हम दिस का फंक्शन यहाँ पर, दिस का जो एक कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं। ये ऑटोमेटिकली उसी एलिमेंट को रेफर करता है जिस एलिमेंट पर आपने होवर किया होता है। तो जब आप C1 क्लास लगी हुई, क्योंकि C1 तो आपकी 6-7 जगह लगी हुई है क्लास, कहीं पर भी अगर आप होवर करते हैं तो आपने जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पे होवर किया होता है उसकी CSS आपको चेंज करनी है। उसकी CSS को में आपने बैकग्राउंड पिंग करना है, तो आप लिखेंगे दिस डॉट CSS और बैकग्राउंड कॉलन पिंग, जैसे आप CSS में लिखते हैं। यानी कि आप जिस भी एलिमेंट पे रखेंगे माउस तो उसकी CSS जो होगा उसका बैकग्राउंड पिंक हो जाएगा। और इसी तरह से माउस लीव में भी है कि जब आप माउस हटाएंगे, किसी पर से भी माउस हटाएंगे, तो आपने जिस पर माउस रखा होगा, जिससे आप माउस हटाएंगे, उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो जाएगा। यानी कि माउस लेके जाने पर पिंक और माउस वापस हटाने पर वो दोबारा वाइट, उसका बैकग्राउंड नॉर्मल हो जाएगा। इसको हम रन करते हैं तो आप देखें कि क्योंकि इन सब पे मैंने लगाया कि मैं जिस पर माउस लेके जा रहा हूँ उसका कलर पिंक हो रहा है, जब मैं माउस रिमूव कर रहा हूँ उससे पर्टिकुलर उस एलिमेंट से, तो उसका कलर दोबारा बैकग्राउंड वाइट हो रहा है। तो इस तरह से हम जो है ये इवेंट कर सकते हैं होवर के और ऑन माउस लीव के। उसके बाद हमारे पास दो इवेंट और आते हैं। वो इवेंट है फोकस का और ब्लर का। कि फोकस का इवेंट उस वक्त चलता है जब भी आप किसी टेक्स्ट फील्ड को फोकस करते हैं, मतलब उसके अंदर क्लिक करते हैं। और ब्लर का उस वक्त चलता है जब आप उस टेक्स्ट फील्ड को लीव करते हैं, यानी कि उस टेक्स्ट फील्ड के बाहर कहीं क्लिक करते हैं, तो फिर ब्लर का आपका इवेंट जो है वो ट्रिगर हो जाता है। अब हम इसका कोड देख लेते हैं। तो कोड के लिए एक अलग फाइल है JQ3 के नाम से, उसको मैंने यहाँ पर ओपन किया। तो सबसे पहले उसकी बेसिक सी HTML देख लेते हैं कि मैंने HTML के अंदर बॉडी के अंदर एक लिखा एंटर नेम और इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी एक टेक्स्ट फील्ड लगाई है और उस टेक्स्ट फील्ड का आईडी है I1, और एक पैराग्राफ लगाया मैंने जिसमें मैंने लिखा है एंटर, मतलब एक पैराग्राफ के अंदर I2 उसका आईडी है जिसमें मैंने लिखा है एंटर फुल नेम। अच्छा, यहाँ पर अब इस एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ समझना ज़रूरी है। CSS की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है डिस्प्ले। अब उस प्रॉपर्टी का काम ये होता है कि वो किसी भी एलिमेंट को शो या हाइड करती है। अब यहाँ पर मैं ये काम करने जा रहा हूँ कि ये जो एंटर नेम और ये जो टेक्स्ट फील्ड है, यानी कि एंटर नेम लिखा हुआ आएगा और टेक्स्ट फील्ड लगी हुई होगी, ये तो आपको आएगी नज़र। लेकिन ये जो एंटर फुल नेम है जो कि P पैराग्राफ के टैग में लगा हुआ है, इसको हम हाइड करेंगे। यहाँ पे इसको मैंने आईडी दी है I2। CSS में जाकर इसको हाइड करते हैं, इनके जिसका आईडी I2 है, #I2, जिसका आईडी I2 है उसका जो कलर रेड कर दो और उसका डिस्प्ले नन कर दो। इनके अगर आपने किसी भी चीज़ को हाइड करना है तो आप करते हैं डिस्प्ले नन, और अगर आपने किसी भी चीज़ को शो करना है तो आप करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। यहाँ पर शो नहीं होता, डिस्प्ले ब्लॉक होता है। तो आपने फिलहाल इसको डिस्प्ले नन कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है एंटर फुल नेम का जो लाइन लिखी हुई है, ये आपके पेज पे प्रेजेंट तो है लेकिन वो आपको शो नहीं हो रही, क्योंकि उसको हमने इस वक्त किया हुआ है हाइड। और एक टेक्स्ट फील्ड को आईडी दिया है I1 जिस पर हम अभी होवर और ब्लर के फंक्शंस लगाते हैं। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट रेडी का फंक्शन है जिसके अंदर हमने अपना सारा काम करना है। और ये हमारा आईडी आ गया #I1, यानी कि I1 डॉट फोकस, कि आपका जो आईडी I1 है जब वो फोकस हो, मतलब उसके अंदर क्लिक हो, तो जो आपने इस वक्त हाइड किया था आप उसको शो कर देंगे। यानी कि जो आपने I2 वाला एलिमेंट हाइड किया था, ये टेक्स्ट फील्ड आपने हाइड की थी, इसको आप शो कर देंगे। इसका आईडी है I2, तो आप लिखेंगे #I2 जिसका आईडी I2 है .CSS, उस पर CSS अप्लाई करनी है। और CSS में क्या लिखना है, डिस्प्ले कोलन ब्लॉक, यानी कि वो शो हो जाए हमारे पास। और जब आपने उसको ब्लर करना है, यानी कि जब आप चाहते हैं कि उससे माउस बाहर निकले तो क्या काम हो, तो डॉट ब्लर के इवेंट में आप लगा देंगे डिस्प्ले नन, कि जब आप उस माउस से उस टेक्स्ट फील्ड से बाहर क्लिक करें तो वो दोबारा गायब हो जाए। यानी कि टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करने से वो शो हो जाए, टेक्स्ट फील्ड आप जब बाहर उसको लेके जाएं टेक्स्ट फील्ड से अपना माउस, तो वो दोबारा डिस्प्ले नन दोबारा आपका गायब हो जाए। तो ये कुछ चीज़ है जो हम करना चाह रहे हैं, इसको हम एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। ये
ये आपके पास है। अब जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्लिक करेंगे, तो आपको जो एक नीचे शो हो जाएगी वो लाइन जिसको हमने हाइड किया था, जिस पर हमने लिखा था कि एंटर फुल नेम, और जब आप माउस बाहर क्लिक करेंगे तो वो दोबारा रिमूव हो जाएगा। तो जैसे हम इसके अंदर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि एंटर फुल नेम लिखा हुआ आ गया है। और जब आप बाहर कहीं पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी माउस का कर्सर इसके अंदर ब्लिंक कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो वो ब्लर का फंक्शन चल जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। बेसिकली आपने ये देखा होगा वेबसाइट्स पे कि आपको कुछ सजेशंस मिलते हैं, जैसे आप क्लिक करते हैं तो लिखा हुआ आता है कि अपना एंटर फुल नेम कर रहे हैं, पासवर्ड की लेंथ या स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए। तो ये इस काम के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो ये तो कुछ हमारे थे jQuery के फंक्शंस, इवेंट्स। अब आगे आते हैं jQuery के इफेक्ट्स क्या होते हैं। jQuery के कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि अभी तक हम एक इफेक्ट देखते हुए आ रहे हैं, हाइड। किसी भी चीज़ को हम हाइड कर रहे हैं, वो बेसिकली jQuery का एक इफेक्ट है। ऐसे jQuery के और भी इफेक्ट होते हैं। एक और, क्योंकि हाइड को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो शो का हम एक इफेक्ट देख लेते हैं। नाम से यही शो होता है कि जैसे ही आपका ये jQuery का जो शो इफेक्ट है, ये किसी भी चीज़ को शो कर देगा। तो इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल, हम कोड एग्जांपल देख लेते हैं। तो कोड एग्जांपल में मैंने एक हेडिंग लगाई है जिसमें मैंने लिखा है दिस इज फर्स्ट jQuery सेशन। ये वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में की थी, आईडी इसको I1 दिया है और इस पर कुछ स्टाइलिंग की है, सेम लाइक बिफोर कि हमने जो पहले वाले टास्क में किया था। फिर मैंने यहाँ पर दो बटन लगाए हैं। एक बटन पर लिखा हुआ है हाइड मी और उसका आईडी है I2। एक बटन पर लिखा हुआ है शो मी और उसका आईडी है I3। यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि पहले तो हमने जो एग्जांपल की थी वो सिर्फ हाइड करती थी, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि क्लिक करने पे ही शो भी हो, कि .I2 पे जब मैंने कि शो हाइड वाले बटन पे क्लिक हो तो जो हेडिंग है आपके पास वो हाइड हो जाए, और जब आपके जो एक नया बटन है आपके पास शो वाला, उस पर क्लिक हो तो आपके पास जो हेडिंग है वो शो हो जाए। तो ये फाइल का नाम है JQ4। ये देखिए, जब जैसे आप हाइड मी करेंगे तो वो हाइड हो जाएगी और आप शो मी करेंगे तो वो शो हो जाएगी। इन दिस वे आप इसको शो या हाइड कर सकते हैं। अब आपके लिए एक टास्क ये भी है कि आप ये करें कि जब आपको ये शो हो रही है यहाँ पर, तो शो का बटन ना शो हो आपको, इसको आप हाइड, इसको डिस्प्ले नन कर दें। और जैसे ही आप हाइड पे क्लिक करें तो हाइड का बटन, क्योंकि अब हाइड नहीं हो सकता, हाइड का बटन खत्म हो जाए, सिर्फ शो का बटन आ जाए। ये आपका एक होम टास्क है जिसको आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं, जो कि फेड इन और फेड आउट, दो इवेंट्स हमारे पास हैं। फेड इन करना किसी भी चीज को और फेड आउट करना किसी भी चीज को। इसके लिए हम ने वही HTML का इंतखाब किया है जो भी हमने पहले यूज की है। बिल्कुल आपकी जो HTML है वो इसी तरह की हमने डिजाइन की है, और हमने बटन भी दो यहाँ पर मैंने लगाए हैं, कि जिसमें एक में लिखा हुआ है शो मी फेड इन और एक में लिखा हुआ है शो मी फेड आउट। jQuery अप्लाई करने से पहले इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, शो मी फेड इन और शो मी फेड आउट, और यहाँ पर एक हेडिंग है जिसको मैंने फिलहाल हाइड किया हुआ है, कि मैंने एक हेडिंग है I1 और उस I1 को मैंने यहाँ पर ही डिस्प्ले नन किया हुआ है इनलाइन CSS के थ्रू। अब करना ये है कि जैसे आपका बटन है हाइड शो मी फेड इन का, कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो फेड इन हो, और जब मैं फेड आउट पे क्लिक करूं तो वो फेड आउट हो जाए, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन पर फेड इन हो और फेड आउट हो जाए। अब फेड इन में आप I2, आप ही चाह रहे हैं कि इस बटन I2 पे क्लिक हो तो जो आपका एलिमेंट है हेडिंग वो फेड इन हो जाए। फेड इन के लिए होता है FADE, फेड स्मॉल में और कैपिटल I स्मॉल n इन। फेड इन फेड आउट, आप इस फेड इन फेड आउट को बगैर पैरामीटर्स के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आप चाहते हैं कि जब I2 बटन पे क्लिक हो पहले वाले पे तो वो फेड इन हो जाए हेडिंग, और जब सेकंड बटन पे क्लिक हो तो वो हेडिंग फेड आउट हो जाए। जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे फेड इन पे क्लिक करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा है एकदम शो नहीं हुआ बल्कि फेड इन हुआ है। जब आप फेड आउट करेंगे तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हुआ है। आप चाहते हैं कि इसकी स्पीड को कंट्रोल करना, तो आप इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर लिख सकते हैं स्लो, जिससे वो थोड़ा सा मजीद स्लो हो जाएगा। आप फेड इन करेंगे तो ये कुछ आराम से फेड इन हुआ है और ये आराम से फेड आउट हुआ है। आप मजीद इसको कंट्रोल करना चाहते हैं सेकंड्स के हवाले से, तो आप इसके अंदर नैनो सेकंड्स लिख सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ 1000,
के बाद वो फेड इन हो और 1000 के बाद ही वो फेड आउट हो। अब आप इसको जब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मजीद आपका स्लो फेड इन हुआ है और स्लो फेड आउट हुआ है। वैल्यू मजीद अगर आप बढ़ा दें, यानी कि 1000 की बजाय 10,000 अगर आप कर दें वैल्यू, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है इसके लिए, तो आपका ये देखेंगे कि बहुत स्लोली फेड इन होगा ये, और बिल्कुल ऐसे ही आपका ये फेड आउट भी बहुत स्लो फेड आउट होगा। तो इस तरीके से आप फेड इन और फेड आउट के फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपके पास आते हैं स्लाइड डाउन और स्लाइड अप के। स्लाइड डाउन का फंक्शन, स्लाइड अप का फंक्शन, या अक्सर आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कुछ ऑप्शंस ऊपर से स्लाइड डाउन होती हैं या नीचे से ऊपर स्लाइड अप होती हैं, तो वो JQD के इस फंक्शन को इस्तेमाल कर रही होती हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस HTML मैंने बिल्कुल वही रखी है। बटन पे मैंने लिख दिया है शो मी स्लाइड डाउन और एक पे लिख दिया है शो मी स्लाइड अप, और वही एक को पहले वाले को ID I2 दिया है, दूसरे वाले को ID I3 दिया है। कोड मैंने होमोजीनियस रखा है ताकि आप लोगों को वही जो कोड है पुराने वाले कोड की नए तरीके से एग्जांपल आगे मिल सके। तो जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो जो एलिमेंट है वो स्लाइड डाउन हो जाएगा, और जब आप दूसरे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एलिमेंट है वो स्लाइड अप हो जाएगा। विदाउट पैरामीटर्स इसको देख लेते हैं पहले। इस फाइल को अगर हम पहले चलाएं तो ये आपके पास शो होगा, क्योंकि जो हेडिंग है वो मैंने यहाँ पर हाइड कर दी हुई है। और शो मी स्लाइड डाउन करेंगे तो ये ऊपर से देखे नीचे ऐसे स्लाइड डाउन हुई है, जैसे कि ऊपर से नीचे कोई चीज़ आई है। और स्लाइड अप करेंगे तो ये नीचे से ऊपर स्लाइड अप हो गई है। स्पीड इसकी आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप स्लो लिख के भी कर सकते हैं या आप इसको टाइमर से भी कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पर 3000 और 3000। आप जब स्लाइड डाउन करेंगे तो आप देखेंगे बड़ा स्लो स्लाइड डाउन हो रहा है, और जब आप स्लाइड अप करेंगे तो उसी टाइम के हिसाब से वो स्लाइड अप होगा। सो ये कुछ JQD के इफेक्ट्स है, इनके अलावा भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जिनको आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू।